अस्सलाम वालेकुम। आज हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं जो किडनी डाइट की लेक्चर सीरीज है। सो दिस इज अ वीडियो और लेक्चर नंबर 3। पिछली में हमने बात की थी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज की जो 1 और 2 स्टेज है उसमें क्या डाइट है। तो इसमें हम बात करेंगे स्टेज 3 और 4 में। स्टेज 3 वो है जब आपका जीएफआर या किडनी का फंक्शन 60 से 30 के दरमियान होता है, और स्टेज 4 जब 15 से 30 के दरमियान। तो स्टेज 3 और 4 को इकट्ठा कर लें तो जब आपका किडनी फंक्शन 15 से 60 के दरमियान आपका जीएफआर होता है। या रफली अगर आपको जीएफआर कैलकुलेट नहीं करना आता तो आप क्रिएटिनिन का अंदाजा लगा लें। जब आपकी क्रिएटिनिन 1.5 से 4 के राउंड अबाउट होती है तो आप इस स्टेज में फॉल कर दें। अब ये इसमें बड़ा वेरिएशन है। एक तरफ आपका जीएफआर 60 भी हो सकता है और एक तरफ आपका जीएफआर 16 भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेज में और किस जीएफआर पे फॉल करते हैं, थोड़ा थोड़ा वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन या ग़िज़ाई एहतियात चेंज होती रहती है। लेकिन इस डिजीज में चूंकि अर्ली स्टेज होती है, जब स्टेज 4 होती है, 3 होती है बिगिनिंग में, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टास्क ये होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि डाइटरी इंटरवेंशन का ये फायदा होता है कि किडनी डिजीज स्लो हो जाती है। तो पहली तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि टू स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, कि किसी तरह से इन एडिशन टू ट्रीटमेंट मेडिसिन दवाइयाँ हम कोई डाइट में भी ऐसी चेंजेस या तब्दीलियां लाएं कि आपकी किडनी की जो बीमारी है उसको बढ़ने की रफ्तार कम हो जाए। दूसरा, फिर इस स्टेज में जैसे जैसे जीएफआर कम होता है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। जैसे एसिड ज्यादा इकट्ठा होता है, पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, फास्फोरस बढ़ता है, पोटेशियम बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो फिर इसमें हमने कॉम्प्लिकेशंस को भी साथ साथ ट्रीट करना होता है। हम अंडरलाइंग वजह का भी इलाज कर रहे हैं, बीमारी को बढ़ने से भी बचा रहे हैं, और जो जो मसले मसाइल पैदा होते हैं, जाहिर बात है जब गुर्दा 100% काम नहीं करेगा, 50% करेगा, तो 50% वो अपने नॉर्मल काम नहीं अंजाम देगा, तो उसकी वजह से मसले मसाइल होंगे, पेचीदगियां होंगी। और साथ ही साथ इन मरीजों में हम ये भी कर रहे होते हैं कि उनको हार्ट डिजीज ना हो, दिल के मसले ना हो। उसकी वजह ये कि इसमें 60, 70, 80% तक लोग इस स्टेज से अगली स्टेज तक, तीसरी से चौथी तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि उनको हार्ट अटैक हो जाता है या दिल का मसला हो जाता है। तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन जो है ना, वो भी इस स्टेज पे बड़ी जरूरी है। तो ये 3 मेन टारगेट या गोल होते हैं। तो अब आगे फिर उसी पैटर्न में हम बात करेंगे वन बाय वन कि जब आपका जीएफआर 15 से 60 के दरमियान है, आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज गुर्दों की दायमी बीमारी की स्टेज 3 या 4 है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं ना कि आपने ये चीजें कैसे कैसे करनी है। तो इसमें जो मैंने रेड में मार्क किया है, जैसे नमक, प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये इसमें ज्यादा अहम हो जाता है इस स्टेज में। बाकी चीजों की अहमियत भी अपनी जगह है, बट दिस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले तो पानी की बात कर लें, क्योंकि आप खाना खाते हैं तो पानी तो साथ पीना है। तो पानी एक आपकी ग़िज़ा का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, उसके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन और मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं। तो मेरा इसमें सीधा सा आपको मशवरा ये है कि जैसे पिछली स्टेज में मैंने कहा था कि आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, तो इसमें भी नॉर्मली कोई पाबंदी नहीं होती, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लिमिटेशन नहीं होती। सिर्फ दो सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिसमें पानी पीने की आपको पाबंदी या कमी डॉक्टर कह सकता है। एक तो ये कि आपको किसी वजह से आपके बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन होती है, वॉल्यूम रिटेंशन होती है, एडीमा होता है। उस सूरत में भी मेरी पर्सनल राय तो ये कि ज्यादा पानी रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो फ्लूइड या वॉल्यूम डायरेटिक से निकालना चाहिए। लेकिन फिर भी डॉक्टर कह सकता है, हो सकता है आपको अंडरलाइन साथ दिल का मसला भी हो कि थोड़ा सा पानी कम पिए, तो दैट शुड बी ओके। लेकिन मेन जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है जब आप पानी ज्यादा नहीं पी सकते, वो हाइपोनेट्रीमिया, लो सोडियम है। क्योंकि जब पानी पीते हैं उसमें नमक सोडियम नहीं होता, तो आपका सोडियम और ड्रॉप हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपका आपकी वाटर रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। और ये दोनों जो सिचुएशन है ना इस स्टेज में, आप समझे कि 5% पेशेंट्स में हो सकती हैं। 95%, 95% लोग, जो 95% लोग हैं, उनमें पानी पीने की कोई पाबंदी नहीं है, वो अपनी प्यास के मुताबिक पानी पी सकते हैं। दूसरा आ जाता है नमक, सॉल्ट इनटेक। नमक का ये कि नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नमक से वॉल्यूम रिटेंशन होती है, पानी इकट्ठा होता है। जब बीपी बढ़ता है तो गुर्दे की बीमारी की प्रोग्रेशन बढ़ सकती है। तो नमक का कम इस्तेमाल जरूरी है। अगर सॉल्ट की बात करें तो वो 4 से 5 ग्राम है, अगर सोडियम की बात करें तो 2 से 3 ग्राम। और ये मैंने पहले भी बताया था कि आप एडिड सॉल्ट नहीं डालते, टेबल सॉल्ट नहीं डालते। बहुत ज्यादा ऐसे हिडन सोर्सेज हैं कि अपेरेंटली तो आप नमक ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन आप वो चीजें खा रहे हैं, जैसे पिज्जाज वगैरह हैं,
अचार है, चटनियाँ हैं, केचप है, प्रेटज़ल्स हैं, चिप्स हैं, फ्राइज़ हैं, समोसे पकौड़े हैं। ये दे आर लोडेड विद द सॉल्ट एंड नमक। तो आपने टेबल सॉल्ट भी कम करना है, ये भी कम करना है, ओवरऑल नमक लिमिट करना है। इसका आपको बेनिफिट होगा, एक तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और गुर्दे की बीमारी भी नहीं बढ़ेगी। तो नमक में आपने परहेज़ करना है, ये इम्पोर्टेंट है इस स्टेज में। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों में इस स्टेज में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसकी मेन वजह सॉल्ट इंटेक होती है। आप 3, 4, 5 दवाइयाँ ले रहे हो, वो दवाइयाँ तब तक काम ही नहीं करती जब तक आप नमक लेते रहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाएँ आगे प्रोटीन, जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान में और साउथ ईस्ट एशिया में ये एक तरह से ना एक सैलाब आया रहता है जी, गोश्त, चिकन, दालें खानी नहीं है। ये मैंने कई दफ़ा कहा है कि ये लिमिट करनी है, रिस्ट्रिक्ट करनी है, कम करनी है, लेकिन ख़त्म नहीं करनी क्योंकि वरना मेल न्यूट्रिशन होती है, इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है। तो आप इसको कम कर देंगे। वो कम कैसे करेंगे? अब सबसे पहले तो देखिए प्रोटीन वाले खाने मैंने बताया कि गोश्त है, मछली है, चिकन है, अंडे हैं, सी फूड है, चीज़, पनीर, दाल, चावल, दही, दूध, ये सारी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं। तो इसमें स्टेज जो 3 है थोड़ी अर्ली है, उसमें आप इसको ना कम कर सकते हैं, 0.8 ग्राम पर केजी कर सकते हैं, कि जितना आपका वेट है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोटीन निकल आएगी। अगर फर्दर आपका जीएफआर कम होता है, स्टेज आप 4 में चले जाते हैं, तो आप इसको और कम कर दें, 0.6 कर दें। ये स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन तो 0.8 की है, लेकिन आप 0.6 भी कर सकते हैं। एक और स्कूल ऑफ थॉट ये है कि वो वेरी लो प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं, यानी 0.4 ग्राम। उसमें फिर मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, उसमें फिर साथ कीटो अल्फा कीटो एसिड के सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं। लेकिन मेरा उसके बारे में ये है कि आप मॉडरेट रिस्ट्रिक्शन करें जैसे इस्लाम कहता है और साथ वो सप्लीमेंट भी लेने की ज़रूरत नहीं है, खामखा पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एक रफ फार्मूला तो ये हो सकता है अगर आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो आप अपना जितना भी वेट है ना उसको आधा कर दें, उतनी आप प्रोटीन ले सकते हैं। अगर आपका 80 किलो वज़न है, तो रफली 0.6 जो है ना वो 80 का 40 ग्राम, 40 से 50 ग्राम तक बनेगी आपका प्रोटीन इनटेक, आप उस लिहाज से कम कर सकते हैं। फिर आपको हर डाइट का पता होना चाहिए कि किसमें कितनी प्रोटीन है। जैसे मैंने अपनी बुक जो गुर्दों की दुनिया है उसमें बताया हुआ है कि चिकन, मछली, गोश्त वगैरह का अगर 1 पाव लें तो 60 ग्राम प्रोटीन है, 1 अंडे में 6 ग्राम है, 1 गिलास दूध में 8 ग्राम है, 1 कप चावल में 5 से 6 ग्राम है। इस तरह ये सारी डाइट में कितनी प्रोटीन है ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। मेरी बुक में भी पेज 53 में सारी डिटेल दी हुई है। आप उस लिहाज से अपनी प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो इससे भी प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़ कम हो जाती है, फास्फोरस कम बनता है, यूरिक एसिड कम बनता है, किडनी स्टोन का रिस्क कम हो जाता है। तो दिस विल हेल्प डिक्रीज द प्रोग्रेशन। इस स्टेज में बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का इंटेक कम करना, खत्म नहीं करना। कार्बोहाइड्रेट्स में हम बात कर चुके हैं, इसको लिमिट करते हैं, रिफाइंड शुगर कम करते हैं, कैलोरी का काउंट रखते हैं ताकि आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल हो। फैट्स में मैंने पिछली वीडियो में बताया कि सैचुरेटेड फैट आप कम लेते हैं, अनसैचुरेटेड ज्यादा लेते हैं ताकि आपको हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसकी डिटेल में पोटेशियम और फास्फोरस वाले सेक्शन में बात करेंगे। वो तब रिस्ट्रिक्शन होनी है, कुछ रिस्ट्रिक्शन इस स्टेज में हो सकती है अगर आपका जीएफआर कम हो या फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई ऐसी चीज़ हो जैसे पोटेशियम या फास्फोरस ज़्यादा है। इसी तरह सब्जियों का भी ये है कि अगर जीएफआर ज़्यादा कम है या पोटेशियम या फास्फोरस ज़्यादा है। अब पोटेशियम का ये है कि पोटेशियम हाई पोटेशियम हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता, तो आप इसको लिमिट करते हैं। आप यूजुअली कहते हैं कि अगर आपका पोटेशियम 4.5-5 से ज़्यादा है, तो आप मैक्सिमम जो है ना 2 ग्राम पोटेशियम 1 दिन का लेते हैं। अब वो 2 ग्राम कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें रफ़ ये है कि अगर आपका पोटेशियम 5 से ज़्यादा है या आपको डॉक्टर ने मना किया है, तो आप ज़्यादा पोटेशियम वाले खाने ना लें। वो ज़्यादा खाने जो पोटेशियम वाले हैं उनमें माल्टे आ जाते हैं, केले हैं, खुबानी है, कीवी है, लोकाट है, खरबूजा, आम, तरबूज, पपाया, ड्राई फ्रूट, खजूर, आलू, शकरकंदी, पालक, कद्दू, टमाटर ये सारे आ जाते हैं। इस तरह से कुछ ऐसे खाने जिनमें पोटेशियम कम होता है, फल या सब्ज़ी में वो आप ले सकते हैं। कम पोटेशियम वाले खाने जो इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें सेब, नाशपाती, अमरूद, आलू बुखारा, आड़ू, अंगूर, बेरीज़ वग़ैरह आ जाती हैं, भिंडी आ जाती है, बैंगन, गाजर, मूली, खीरे, मटर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इनको आप रिलेटिवली ले सकते हैं, लेकिन ये पाबंदी उन लोगों के लिए जिनका पोटेशियम ज़्यादा है। जिनका पोटेशियम नॉर्मल है या कम है उनमें कोई पाबंदी नहीं है, वो सारा कुछ खा सकते हैं, वो माल्टे, केले भी खा सकते हैं। अब आगे आ जाती है फास्फोरस की बात। फास्फोरस भी एक तरह से एक मिनरल है, अगर इसका लेवल 4 से ज़्यादा हो तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। डाइट में
रिकमेंडेशन होती है 800 मिलीग्राम पर डे तक आप लें। लेकिन अगर आप 4 4.5 से ज्यादा है तो आपका डॉक्टर आपको कह सकता है कि ज्यादा फास्फोरस वाले खाने ना लें, जिनमें डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, दूध, दही, आइसक्रीम, चॉकलेट, चीज, पनीर। इसी तरह से डार्क सोडा, कोक, पेप्सी आ जाता है, ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, दालें और गोश्त आ जाता है, स्पेशली जो ऑर्गन मीट है, जैसे कलेजी वगैरह है, बड़ा गोश्त कलेजी। इसी तरह से चोकर जो है, जो ब्रैन वाला आटा होता है, जिसमें जो वाइट नहीं होता, वो वैसे तो सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें पोटेशियम फास्फोरस ज्यादा होता है। एंड में आ जाती है कैल्शियम की बारी, तो कैल्शियम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है एज सच, आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स मना इसलिए होती है कि फास्फोरस कंटेंट उसमें ज्यादा, अगर आपका फास्फोरस ठीक है तो आपको दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट लेने में कोई इशू नहीं होना चाहिए इस स्टेज पे। अब जब आप अपनी डाइट इतनी रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना, पोटेशियम फास्फोरस वाले खाने, फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोटीन, तो आपको कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये ऑलवेज रिकमेंड किया मल्टी विटामिन, जिसमें आयरन, विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन और विटामिन सी हो, वो भी इस स्टेज में फिर जरूर लेना चाहिए, ताकि आपको विटामिन और एसेंशियल मिनरल की डेफिशिएंसी ना हो। तो उसमें मल्टीपल हैं विटामिन जो किडनी से रिलेटेड हैं, जो किडनी डाइट के लिहाज से या सीकेडी के लिहाज से वो किए गए हैं डिजाइन, जैसे रेंटम मैंने एक ने कहा था, या नेफ्रोवेट, आई पर्सनली लाइक इट, वो आप ले सकते हैं। तो आई थिंक विद दैट वी विल एंड दिस वीडियो। और जो फिर नेक्स्ट वाली होगी वो हम फिर बात करेंगे स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज की। स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज वो है जो इससे भी नेक्स्ट वाली स्टेज है, जिसमें आपका जीएफआर 15 से कम हो जाता है, और उसमें कुछ लोगों को डायलिसिस की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी वो डायलिसिस पे होते नहीं है। तो नेक्स्ट में हम वीडियो में इसकी बात करेंगे, वीडियो नंबर 4 में। तो आई होप कि आपको ये भी पसंद आएगी। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।